गुड मॉर्निंग। और जीएस मंथन प्रोग्राम में जो है अब फिर से स्वागत हो गया है एक बार। ठीक है। इसके पहले भी मैंने कुछ बातें डिस्कस किया है जीएस मंथन को लेकर के। और अब उसको जो है हम एक प्रकार से जो है नई तरीके से सोच रहे हैं। अब इसमें जो है आज से थोड़ा नई तरीके से काम करना है। सीजीपीएससी चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वह मुख्य परीक्षा हो और साक्षात्कार, तीनों फेज को लेकर के। और केवल सीजीपीएससी नहीं, यदि मान लो जो है बहुत अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, चाहे यूपीएससी की भी हो चाहे पीएससी का हो चाहे व्यापम के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक बातें जो होती है कि पूरे सिलेबस को ठीक प्रकार से पढ़ी जाए। और प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे वह इंटरव्यू, उसमें जो विषय दे रखे हैं उस विषय की अगर पूरी तरह से अगर सही तरीके से अगर तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम नहीं निकलेगा, इसमें कोई परिस्थितियां नहीं बनती है। मतलब एग्जाम निकलते हैं। बस ये है कि परीक्षा को ठीक तरीके से तैयार करके देने की है। तो इसीलिए जो है सीजीपीएससी, पर्टिकुलरली सीजीपीएससी, ठीक है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो और इस चाहे इंटरव्यू हो, वो उनको फाइनली जो है कैसे निकाला जाए और अच्छे से जो है उनको सही तरीके से जो है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए जो सही रणनीति जो होती है वो रणनीति प्लस उस रणनीति पर काम। ठीक है। तो इस तरह से जो है इस जीएस मंथन करके जो मैंने नाम दे रखा है, तो जीएस मंथन का मतलब ये कि जो जनरल स्टडीज के जो अलग अलग विषय है, जो सामान्य अध्ययन के जो विषय है, सामान्य अध्ययन के विषय का मतलब क्या क्या है, उसमें बेसिक सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है। संविधान से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, लोक प्रशासन से संबंधित है, कानून योजनाओं से संबंधित है। ठीक है। तो एक प्रकार से जो है हमारे सिलेबस में क्या है, यही तो है। ठीक है। इतिहास, भारत की इतिहास, छत्तीसगढ़ की इतिहास, छत्तीसगढ़ की समाज, भारत की समाज, उनकी सांस्कृतिक और दार्शनिक विचार। तो प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में यही सब बातें हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से जो है, और वैसे ही अगर मालूम अर्थव्यवस्था में चले तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, और छत्तीसगढ़ की और भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है बहुत स्वाभाविक रूप से जो है विश्व की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है, ग्लोबल इकोनॉमी से प्रभावित होती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मान लो हमें अर्थव्यवस्था को समझना है तो केवल सिलेबस से बांध के अगर देखेंगे तो वैसा तो नहीं है। तो हमें वो हर मुद्दों को समझना है, चाहे वो समाज से संबंधित मुद्दे हो चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे हो। ठीक है। और साथ में ज्योग्राफी, भूगोल और पर्यावरण। अब एक तो बेसिक सामान्य भूगोल अगर समझ में आ रहा है तो हमें समझ में आनी चाहिए कि जलवायु क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से है। तो उससे जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों की जीवन में किस प्रकार से बदलाव होने वाले हैं। तो स्वाभाविक है ये जो है हमारे प्री के भी हो सकता है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं। ठीक है। तो ये चार कम से कम जो बेसिक सब्जेक्ट ऐसे हैं, संविधान, लोक प्रशासन, संविधान, ठीक है, इस तरफ इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये चार बेसिक सब्जेक्ट है। और इसी सब्जेक्ट से संबंधित जो है डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दे उभर करके आ रहे होते हैं। ठीक है। और ऐसे में हमारे पाठ्यक्रम में अगर देखें, सीजीपीएससी के जो पाठ्यक्रम है, उसमें अगर देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या है कि मेन सब्जेक्ट यही है हमारे पास में। ठीक है। संविधान, इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स। ठीक है। सामान्य विज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, कुछ गणित की विषय भी है, मगर मुख्य रूप से जो है जो बड़ा योगदान करता है पूरी सिलेक्शन में और आपकी समझ को, हमारी समझ को और हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में, वो कौन सा होता है, पूरा जीएसई होता है, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो केवल रट्टे मारने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एग्जाम निकालना है तो उसको बहुत ठीक तरीके से समझ करके पढ़ना पड़ेगा पूरे सिलेबस को। और इनको प्री और मेंस के लिए कोई अलग अलग टाइप के हम बांट नहीं सकते एक्चुअल में ये, क्योंकि पूरे सिलेबस को अगर देखेंगे तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट तो वही है, एक भाषा का सब्जेक्ट है। अब हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो चाहे वहां अंग्रेजी हो। ठीक है। और सेकंड पेपर अगर देखें तो पूरा क्या है, वो तो विषय ही है, वो तो निबंध ही है एक प्रकार से ना। अब वो निबंध कब बेहतर लिख पाएंगे, जब इतिहास के बारे में बेहतर समझ होगी, आपकी छत्तीसगढ़ की इतिहास की, भारत की इतिहास की जब बेहतर समझ होगी तभी तो आप अच्छी ऐतिहासिक परस्पेक्टिव को बता पाएंगे ना। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो ऐसी अगर मान लो जो है, अगर हमें संविधान और राजनीति, प्रशासन और लोक प्रशासन की अगर ठीक प्रकार से समझ होगी तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी वही है और मुख्य परीक्षा के लिए भी वही है।
वैसे अगर आगे देख वैसे वैसे अगर देखें तो जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक्स, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या इकोनॉमिक्स से अलग पढ़ाई करेंगे और मुख्य परीक्षा के लिए क्या हम अलग से पढ़ाई करेंगे? एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी है ना, और इंडियन इकोनॉमी में हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है। तो इनका प्री और बेस में कोई अलग से हम बिल्कुल वाटर टाइप कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिए, हमने डिवाइड कर दिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब ये है कि और इसी से संबंधित भूगोल को, क्या भारत के भूगोल और पर्यावरण को, छत्तीसगढ़ के भूगोल और पर्यावरण को हम अलग करके पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो प्री और मुख्य कुछ अलग है ही नहीं है, ये पूरी तरह से क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है। और यहां तक कि जो प्री मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू जो एक साथ जुड़ी हुई है, मैं ये कह रहा हूं इसमें यहां भी कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। इतिहास जो है, इतिहास को जो है भूगोल ने प्रभावित किया, भारत की भूगोल ने भारत के इतिहास को प्रभावित किया है, भारत की इतिहास ने भारत की समाज को प्रभावित किया है, उनकी संस्कृति को प्रभावित किया है। भारत की इतिहास ने अर्थव्यवस्था को, भूगोल ने हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पूरी शासन की प्रणाली को प्रभावित किया है। तो एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट से पूरी तरह से जुड़ी हुई है और उससे प्रभावित होती है और वो खुद प्रभावित करती है। तो कैसे जो है हम केवल एक सब्जेक्ट को बस केवल यूनिलेटरल तरीके से अगर संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान का संबंध क्या हमारे इतिहास से नहीं है? है क्या संविधान का संबंध हमारे समाज से नहीं है? है क्या समाज संविधान का संबंध हमारे अर्थव्यवस्था से नहीं है? है क्या इस समाज संविधान का संबंध हमारे संस्कृति के संरक्षण से नहीं है? है क्या इस संविधान का संबंध हमारे पर्यावरण के संरक्षण से नहीं है? है। तो संविधान का संबंध इतने सारे अलग अलग विषय से है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति के अलग अलग विषय से संबंधित जो समझ है वो तो समग्रता में है ना। तो अगर ठीक प्रकार से अगर हमें समझना है एग्जाम निकालने के लिए, तो मैं मौलिक समझ की बात कर रहा हूँ एग्जाम निकालने के लिए, बस रट्टे मारने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये एग्जाम निकालने के लिए सब्जेक्ट की समझ चाहिए, और सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, कैसे प्रभावित होती है और कैसे स्वयं प्रभावित करती है, हमें इनको समझना है। और डेली बेसिस पर जो है, डेली बेसिस पर ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे उभर करके आते हैं जिनका संबंध एक पर्टिकुलर विषय से नहीं बल्कि उनके कई विषयों से संबंध होता है, कई विषयों से संबंध होता है, और जिनका संबंध हमारे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से होता है। तो अगर उनको ठीक प्रकार से अगर समझना है कि कोई मुद्दा वर्तमान में कैसे उभर करके आया, कोई मुद्दा जो है कैसे उभर करके आया, उनको अगर समझना है ठीक प्रकार से, तो हमें तो उनको कुछ इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा। और पता चला कि वहां पर भूगोल ने उनको प्रभावित किया हुआ है, उनके समाज ने उनको प्रभावित किया है, उनके दार्शनिक उनके उनके जो है सामाजिक और उनके विचार ने प्रभावित किया है, धार्मिक विचार ने प्रभावित किया हुआ है। समझ में आ रहा है ये सब बातें हैं। तो कई मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जो है 31 अक्टूबर, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मेंशन कर रखा है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के फेज में जो बड़ी जो मुद्दे जो सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपकी समझ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये उसमें जो मुद्दे उभर के आए हैं मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसने जितने मुद्दे उभर के आएंगे जो बड़े मुद्दे हैं उस पर डिस्कस करूंगा मैं, पहले फैक्चुअली की बात वैसे नहीं कर रहा हूं मैं ये। और उनका सीधा हम जो है उनका इतिहास कैसा रहा है, उसको क्या भूगोल ने प्रभावित किया है, क्या उसको जो है संविधान ने प्रभावित किया है या कानून ने प्रभावित किया है, ठीक है, या फिर क्या क्या उनके जो है आर्थिक जो उसने आर्थिक स्थिति ने प्रभावित किया हुआ है, किस तरह से क्या प्रभावित होता है इनका, ठीक है। तो समस्या क्या है और समाधान क्या हो सकता है ये, तो ऐसे कई सारी चीजें, और जिसको जिससे जो है जैसे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न भी पूछेंगे इसमें, तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ में वैसे ही मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो जो विषय इसमें आएंगे, तो जैसे जो है जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सिलेबस है, तो हमारा जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का ओवरऑल में और मुख्य परीक्षा का देखा जाए, तो ओवरऑल में हमारे पास में क्या है, पीएचडी का सिलेबस है, इतना ही तो है ना हमारे पास में। तो ओवरऑल में अगर देखें तो जो पीएचडी का सिलेबस है हमारे पास में, तो पीएचडी ने क्या किया, हमें सिलेबस दे दिया, सीजीपीएससी ने क्या किया, हमें एक सिलेबस दे दिया। अब सिलेबस को अगर देखें, अगर मान लो तो सिलेबस में क्या है, इसमें दो तीन स्टेप कह सकते हैं, एक प्री वाला पोर्शन हो गया, एक मेंस वाला पोर्शन हो गया, और एक जो है इंटरव्यू वाला पोर्शन हो गया। तीन चीजें एक्चुअल में है, मगर ओवरऑल में अगर क्या इनको अलग अलग देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कोई प्री मुख्य और इंटरव्यू कोई अलग अलग बिल्कुल नहीं है, तैयारी जो है तीनों को एक ही साथ होती है,
ठीक है, सब्जेक्ट को प्री के लिए अलग सब्जेक्ट होगा, मेंस के लिए अलग सब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तैयारी जो है, तैयारी केवल और केवल किसकी है? सीजीपीएससी की होती है। फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार किया जाता है, ना तो प्री निकालने के लिए, ना कि मेंस निकालने के लिए, ना कि केवल इंटरव्यू के बस देने के लिए। ये फाइनली तैयारी किसके लिए? इंटरव्यू की तैयारी। फाइनली तैयारी, तैयारी किसके लिए? सिलेक्शन के लिए तैयारी। और सिलेक्शन का मतलब कि अच्छे रंग लेकर के तैयारी की मतलब है, तब जाकर के जो है कोई डिप्टी कलेक्टर और फिर डीएसपी जैसे कुछ पोस्ट की संभावनाएं बनती ही है। तो तैयारी का मतलब इस तरह का, तो उसमें प्री, मुख्य और इंटरव्यू, हमें इस सबको एक साथ लेके चलनी होती है। और रही बात हमारी सिलेबस में, रही बात हमारी सिलेबस में, तो हमारे सिलेबस में है क्या? इन सबको अगर एक साथ अगर समेकित करें, इन सबको अगर एक साथ समेकित करें, तो हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? प्री, मुख्य और इंटरव्यू, सबको एक साथ समेकित करने की बात कर रहा हूँ। जो भाई पढ़ना एक्चुअल में, ये पढ़ना क्या क्या है हमें? सबसे पहले क्या है? हमें राजनीति को देखना है ना, हमें राजनीति देखना है ना, राजनीति देखना है, हमें संविधान देखना है, हमें जो है प्रशासन देखना है, हमें जो है लोक प्रशासन देखना है, हमें जो है कानून देखना है, और कुछ योजनाएं हैं। इतनी तो है। प्रारंभिक परीक्षा में भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था हो गया, ठीक है, और मुख्य परीक्षा में संविधान एवं लोक प्रशासन। और साथ में जो 7 पेपर में जाएंगे तब उसमें कानून मिलते हैं। कुछ कानून है, राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कानून है, महिलाओं के संरक्षण से संबंधित, घरेलू सूचना का अधिकार कानून। तो इतनी तो पढ़ना है ना, ठीक है। तो इससे क्या है, ये प्रारंभिक परीक्षा की और मुख्य परीक्षा दोनों बात एक साथ में है। और दोनों, इन पूरे का संबंध किससे है? ये पूरी पूरी क्या है? संवैधानिक राजनीति। अब राजनीति का संबंध किससे? संविधान से। और संविधान का संबंध किससे? शासन व्यवस्था और साथ में हमारी प्रशासन से। लोगों के लिए है, लोगों को कैसे बेहतर शासन दे, लोक प्रशासन। तो एक्चुअली में इनको कोई अलग से नहीं, ये पूरी एक ही सब्जेक्ट है देखा जाए तो। वो तो सभाई के पूरे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को अलग अलग करके इसको नहीं पढ़ा जा सकता, ये पूरा एक ही है। तो हम समग्रता में चीजों को समझेंगे एक्चुअल में, और समग्रता से समझ करके जो है कैसे इनको एक प्रकार से उनकी ठीक समझ बने। केवल रटने की बात नहीं कह रहा हूं मैं उनको समझने की बात कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब इसी में अगर आगे बढ़े, जैसे कि इतिहास का, ठीक है, जैसे कि इनमें जो है इतिहास का, इतिहास, ठीक है। अब इतिहास जो है, अब वो चाहे इंडिया का इतिहास हो, चाहे वहां छत्तीसगढ़ की इतिहास हो, तो क्या छत्तीसगढ़ की इतिहास जो है भारत के इतिहास से अलग है? या कभी अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर पाषाण काल हमें भारत के इतिहास में ठीक से समझ में आ रहा है, तो स्वाभाविक छत्तीसगढ़ी पाषाण काल ठीक प्रकार से समझ में आएगा। मध्यकाल में भारत में क्या हुआ था, उनका बहुत स्वाभाविक प्रभाव कहां पर रहेगा? छत्तीसगढ़ में रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां जब भारत में चल रही थी, तो उन्हीं का प्रभाव छत्तीसगढ़ में आया। तब जाकर के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां हमारी संचालित हुई, और हमने राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ योगदान किया। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को बिना भारत के इतिहास के समझे तो समझा ही नहीं जा सकता है। तो इतिहास किसी का भी हो गया। अब इतिहास को अगर ठीक प्रकार से समझते हैं, तो उस प्राचीन काल से लेकर के जो है आधुनिक काल तक हमारी समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, इसको समझना है तो किसको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा? हमें इतिहास को। तो इतिहास की अगर समझ है तो स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक रूप से क्या है, हमें समाज की समझ होगी। और समाज की समझ का मतलब यह है कि हमें समाज शास्त्र की अध्ययन की आवश्यकता होगी, और यही मुख्य परीक्षा का हिस्सा है हमारा। तो इतिहास और समाज हमारा क्या पूरी जुड़ी हुई है। इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ जो है समाज के साथ साथ इतिहास से संबंधित हमारा जो और जुड़ी हुई है, उनकी जीवन शैली, लोगों की संस्कृति, लोगों की संस्कृति। अब संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति हो, चाहे वहां छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। और यदि हमें इतिहास और समाज अगर बेहतर प्रकार से समझ में आ रहा है, तो स्वाभाविक के संस्कृति में उनके धर्म भी समझ में आएगा और उनके दर्शन भी समझ में आएगा। उनके हमें धर्म भी समझ में आएगा और उनके हमें उनके दर्शन भी समझ में आएगा। तो कि हर एक दर्शन का अपना क्या, उस प्राचीन हमारा दर्शन है ना, इस तरह से। तो स्वाभाविक है ये पूरे पूरे एक प्रकार से क्या है, एक ही सब्जेक्ट के हिस्से है देखा जाए तो। वो मतलब इनका पढ़ने के जो अप्रोच एक ही प्रकार के हैं।
इनको पढ़ने के अप्रोच, संविधान, राजनीति, संविधान, प्रशासन, लोक प्रशासन, कानून और योजनाओं को पढ़ने के एक अप्रोच, और वैसे इतिहास, समाजशास्त्र और संस्कृति, और छत्तीसगढ़ के व्यवहारिक, जो छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य, और धर्म और दर्शन। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में हमारी यही बातें हैं, यही बातें हैं चल रही है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, ये भी सही है। तो ये इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा को अलग अलग करके नहीं, ये बिल्कुल एक ही साथ में है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स को लेते हैं, इनके जो है इकोनॉमिक्स। अब देखो, तो अगर अर्थव्यवस्था को ठीक से समझना है, अब किसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं? भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को क्या बिना भूगोल के समझे, क्या इनको समझा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितने भी संसाधनों का जो है अध्ययन करेंगे, वो किसमें करेंगे आप? भूगोल में करेंगे। और भूगोल सीधे तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या है, प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी मात्रा में अभी हमारे पास में क्या है, किसान है, कृषि है। हालांकि जीडीपी हमारा उत्पादन जो है थोड़ा कम हो चुका है नेशनल लेवल में, ठीक है, सर्विस सेक्टर की ज्यादा प्रधानता है, मगर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में अभी भी तो कृषि में बहुत बड़ी मात्रा में किसान जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका का हिस्सा है, खाद्य सुरक्षा का है। एक बार यदि मान लो जो है मौसम अगर जो मानसून अगर फेल हो गया, मानसून असफल हो गया किसी भी वजह से, तो सिंचाई के साधन विकसित नहीं है हमारे, तो क्या हो जाएगा? अकाल की स्थिति हो जाएगी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो इस प्रकार से अगर यहाँ जलवायु अगर कुछ परिवर्तन आता है, तो सीधा हमारी असर कहां पर? अर्थव्यवस्था में। क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन आ रहा है, तो अब हमें क्या है, उनको बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप हमें क्या है, नए फसल बनाने पड़ेंगे, नए फसल उगाने पड़ेंगे ना, इस तरह से। तो देखो, समझ करके चीजों को इस प्रकार से पढ़े अगर मान लो हमें, ठीक है, तो एग्जाम निकालने की हम अच्छी परिस्थितियों में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं समझने की आवश्यकता है। अब उन सबको मैं समझाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, और मैं यही समझाने के प्रयास कर रहा हूं मैं, कि चीजों को अलग अलग नहीं, चीजें पूरी इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से प्रभावित होती है और एक दूसरे से प्रभावित करती है। वो तैयारी हमारी इस प्रकार से हो, एक घटना दूसरी घटना से प्रभावित होती है। इस तरफ जो है अभी तीनों सेना हमारे, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों जो है त्रिशूल युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जयपुर से लेकर के जो है राजस्थान के जैसलमेर वाले एरिया से लेकर के यहाँ पर सरकरी गुजरात तक। अब प्रश्न पूछेगा सरकरी कहां पर है और किन मुद्दों की वजह से यहां विवादित बना हुआ है। ऐसे कई सारे विषय हैं जिनको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूं। मैं पहले सब्जेक्ट को एक साथ इंटीग्रेट कैसे करना है हमें इनको समझ लेते हैं। इकोनॉमी, भूगोल किससे जुड़ गए हमारा? इकोनॉमी में। और भूगोल में भी देखिए तीन, कितने भूगोल? तीन विषय भूगोल के ना, तीन हिस्से, एक प्राकृतिक भूगोल, एक मानव भूगोल और एक आर्थिक भूगोल। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो प्राकृतिक भूगोल तो सामान्यतः पढ़ते ही सभी लोग हैं, अगर दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल है, लेकिन उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए हमें। आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है? कृषि, पशु संसाधन, ठीक है, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, संचार, उद्योग, ये क्या है? भूगोल में पढ़ते हैं ना। तो कोई भी उद्योग कहां पर होगा इसका निर्धारण कौन करता है? वो भूगोल करता है। कहां पर किस कौन सी वस्तु को उत्पादन करना है वो निर्धारण कौन करता है? वो भूगोल करता है। परिवहन और संचार के साधन कैसे विकसित होंगे उसका निर्धारण कौन करता है? भूगोल। छत्तीसगढ़ में जो है मध्य क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में जो है सीमेंट इंडस्ट्री जो है क्यों लगा? आखिर भिलाई में ही जो है स्टील प्लांट की स्थापना बीएसपी की क्यों हुई? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये ज्योग्राफी जो है किसी इंडस्ट्री के जो है उनकी स्थानीयकरण का एक बड़ा फैक्टर होता है। छत्तीसगढ़ में इतने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट क्यों लगे? क्यों? कोयला है। सीमेंट इंडस्ट्री क्यों ना है यहाँ पर? स्टील इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोहा है बड़ी मात्रा में। तो छत्तीसगढ़ की भूगोल ने किसको प्रभावित किया? हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसीलिए आज भी वर्तमान में हमारे में हैवी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में है। तो भूगोल एक प्रकार से वैसी वैसी सेम स्थिति अगर मान लो भूगोल में, अगर मानव भूगोल का मतलब क्या है इसमें?
जननसांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं, जननसांख्यिकी के बारे में। ये मानव की भूगोल की बात करो, भूगोल ने कैसे मानव की उनकी जननसांख्यिकी विशेषताओं को प्रभावित किया है। जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है भूगोल हमारी, ठीक है। जनसंख्या जो है, भूगोल भूगोल में अगर किसी प्रकार से परिवर्तन आया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भारत में भूकंप आया जा सकता है ना, भूकंप तो आता ही है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में भूकंप आया था, ठीक है। तो भारत में भूकंप आते रहते हैं, और ऐसे भारत में भूकंप जो क्षेत्र है हमारे, उनको 4 क्षेत्र में बांट बांट रखा है आईएमडी ने। 4 भूकंप जोन है हमारे पास में, पूरी इंडिया को हम 4 भूकंप जोन में बांट रखे हैं। ये आईएमडी, भारतीय मौसम विभाग ने बांट रखा है ये। तो स्वाभाविक है, कुछ अगर भूकंप आया तो वहां की पूरी जननसांख्यिकी विशेषताएं ही बदल जाएंगी ये, ठीक है। अचानक से बादल फटने की घटना हो गया हिमाचल प्रदेश में, इधर उत्तराखंड में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी इधर केरला में, तो वहां पर क्या है, जननसांख्यिकी परिवर्तन आ गया, ठीक है। कोई बीमारी फैल गया, तो ये सब सीधे तौर पे क्या है, ये मानव भूगोल की विशेषताएं हैं। कहीं पर कोई आपदा आया, कोई गड़बड़िया हो गया, ठीक है, तो वहां से क्या है, लोग प्रवास करेंगे, वहां से लोग क्या है, प्रवास करेंगे। तो प्रवास भी अपने आप में क्या है, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और वही प्रवास, और उसमें जो कोई अवैध प्रवास, उनको लेकर के जो है अभी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी चल रहा है हमारा। मतदाता सूची को बेहतर करने का हम क्यों प्रयास कर रहे हैं, कोई अवैध व्यक्ति जो है मतदाता ना बन जाए। तो स्वाभाविक ही, अगर अब वो हमारे पास में क्या जनसंख्या, ठीक है, हमारी जनसंख्या जो है, ठीक है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं हम। 144 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या हो चुकी है। हालांकि सेंसस अभी नहीं हुआ है, मगर सेंसस का काम भी तो पूरा हो चुका है। और साथ में हमारी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या सबसे अधिक, सर्वाधिक जनसंख्या बन चुका है। तो स्वाभाविक हम इस जनसंख्या को जो है, जनसंख्या के बारे में ठीक से सोचने की आवश्यकता है कि हम जनसंख्या का जो है डिविडेंड, उनके लाभांश ले पाए, हम जनसंख्या को बर्डन ना बन जाए हम पर। तो हमारे पास में जनसंख्या के लिए जो है ठीक से उनको मैनेज कर सके, या उनको कैसे हम रणनीति तरीके से उनको सही प्रकार से उपयोग करें, इसके लिए जनसंख्या नीति हमारे पास में नई होनी चाहिए। 1952 का हमारे पास पुराना जनसंख्या नीति हुआ करता था, 1976 में दूसरे जनसंख्या नीति लागू लागू किए थे, तीसरे बार 2000 में हमने नई जनसंख्या नीति बनाया था, मगर केवल उसमें जन्म दर, मृत्यु दर को कैसे टारगेट करना है, बस इतना ही हमने किए थे। उसमें होलिस्टिक अप्रोच में जो जनसंख्या नीति हमने नहीं बनाए हैं, इस तरह की जनसंख्या नीति की आवश्यकता है हमें। भारत सरकार इस प्रकार से जो है ऐसा भारतीय जनसंख्यिकी मिशन की घोषणा भी किया है प्रधानमंत्री ने। तो ये सब किस्सा, हमारा ये भूगोल जो है सीधे किसको प्रभावित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को। और हमारी अर्थव्यवस्था सामने अगर देखें तो हमारी ठीक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। पिछले 10-11 सालों में जो है हम 10वें स्थान से लेकर के अब वर्तमान में 4थे स्थान में आ चुके हैं। लगभग 4 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, मगर इसके साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था सामने चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था सामने क्या है, चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। अब ठीक है, हमने लक्ष्य बना रखे हैं 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का। तो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के मतलब केवल अर्थव्यवस्था का आकार को बढ़ाने की बात नहीं है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। यहाँ के सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस है लोगों की जीवन शैली का, हमें उनको बढ़ाना है। तो स्वाभाविक है, इन सब के लिए जो है हमें कम से कम इस बात को समझना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसने हमें कैसे प्रभावित किया है, बाढ़ और सूखा जो है हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, हमें इनको भी सोचना पड़ेगा। तो ये सब बातें हमें कहां से, मतलब भूगोल और अर्थव्यवस्था पूरी एक तरह से जुड़ी हुई है। भारत में एक भी अभी बैंक नहीं है पूरी दुनिया में जो विश्व स्तर का बैंक हो, एक भी बैंक नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है हमारा, आकार के दृष्टिकोण से, मतलब जनता के सेवक, सर्विसेज डिलीवरी के बेसिस पर देखें तो कौन, एसबीआई। तो अगर एसबीआई जो है विश्व के बैंक के सामने जो है वो बहुत छोटा ही स्तर है। तो भारत जब अगर विश्व की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है और हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उनके सपने लेके चल रहे हैं, तो हमें विश्व स्तर में कम से कम एक ऐसा बैंक जो विश्व स्तर का बैंक हो, ऐसा तो कई बैंक भारत में होना चाहिए ना। तब इसके बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में जो कह रहा हूं मैं, जो पढ़ने का तरीका जो है वो इस तरह का कि हम चीजों को सोचे, और सोच करके, सोच समझ करके जो है हम चीजों को खुद विश्लेषण करें। छत्तीसगढ़ में भी वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं सब बताऊंगा। मतलब मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे समझना है, कैसे लिंक करना है। तो भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं। भारत विकसित तभी बनेगा जब भारत के 28 राज्य विकसित और संघ राज्य क्षेत्र विकसित होंगे।
केवल अकेला छत्तीसगढ़ बस विकसित नहीं हो सकता। तो छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है तो ठीक है, सरकार ने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट उसने 2047 तक के लिए रखा हुआ है, टारगेटेड बहुत सारे उसमें है और उसकी रणनीति भी उसमें है, मैं वो भी सब डिस्कस करूंगा। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक दूसरे से नहीं है, बिल्कुल जुड़ी हुई है ये। ठीक है, अब फैक्चुअल अलग बात है कि प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पूछ दिया कि जीडीपी के आंकड़े क्या है, मतलब जीएसडीपी के आंकड़े क्या है, तो हो सकता है, वो तो फैक्चुअल बातें हुआ। मगर बेसिक समझ, महिलाओं का सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ में कैसे, ड्रोन वो लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, कैसे इन्होंने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है छत्तीसगढ़ के। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह का। ठीक है, तो ये सब क्या है एक्चुअल में कि हमारी अर्थव्यवस्था हुआ। तो अर्थव्यवस्था को जो इस तरह से भूगोल और अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक साथ जुड़ी हुई है। भूगोल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पर्यावरण भी तो है इसी में, और पर्यावरण अगर है तो पर्यावरण है इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है परिस्थितिकी और जैव विविधता और उनका संरक्षण। तो प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा, इनको कोई अलग अलग नहीं देखना है, ये पूरे एक साथ में है। अभी सुर्खियों में आए हैं, उसमें उसमें उत्तर प्रदेश में जो है, जो लखनऊ है, और उसके उत्तर प्रदेश लखनऊ तो ठीक अलग है, यूनेस्को की वजह से सुर्खियों में आए हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश में एक और स्थल है बोरीवाली कुछ समथिंग, उनको रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट, रामसर साइट। अब ये रामसर साइट जैसे मैंने कहा तो फिर में चीजें समझ में आनी चाहिए। अब जब वेटलैंड को जो है रामसर साइट की में सम्मिलित किया गया है, घोषित किया गया है रामसर साइट उनको, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वेटलैंड क्या होता है और रामसर साइट का मतलब क्या है, उसमें सूची में सम्मिलित करने के क्या फायदे हैं। अब यूनेस्को ने जो है लखनऊ को जो है पाक कला का जो है शहर के रूप में घोषित किया। पाक कला का, खाने पीने की वस्तुएं वहां पर एक विशिष्ट है उनके बेसिस पर यूनेस्को ने। तो हमें समझ में आना चाहिए यूनेस्को क्या है। यूनेस्को क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और अभी अभी करेंट में सुर्खियों में आ गया G20 सुर्खियों में आया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आसियान सुर्खियों में था, कुछ दिन पहले यूएनओ सुर्खियों में था। तो अगर करेंट में ये सब चीजों को अगर आप देख रहे हैं तो स्वाभाविक उनके ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा ना। तो स्वाभाविक है इसी अर्थव्यवस्था भूगोल के साथ साथ हमें जो है इसमें कई संगठन है जो सीधे प्रभावित करती है हमारी अर्थव्यवस्था को। अंतरराष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं, तो किसका हिस्सा है, मुख्य परीक्षा का 7 पेपर में भाग 2 यूएनओ है। पूरा यूएनओ का पूरा सिस्टम है उनका, उनके 6 अंग है उनके। ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो प्रमुख संस्थाएं हैं हमारे पास में है, आसियान है, ब्रिक्स है, बिमस्टेक है, एससीओ है, वो सब किसमें, इसी में। G20 है इसी में, सुर्खियों में है। तो सवाई के प्रश्न पूछेंगे G20 प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं, मुख्य परीक्षा में पूछ सकते हैं। और यदि हमें समझ में आ रहा है कि आसियान का जो समिट हुआ था इस तरफ कुछ दिन पहले इधर साउथ ईस्ट एशिया के देश में, तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे वहां पर, भारत प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए थे, इस जनसंख्या गए थे वहां पर। तो हमें समझ में आना चाहिए ना कि दो देशों के बीच संबंध क्या होता है, और उसके समझ तो आसियान का महत्व समझ में आएगा हमें। मुख्य परीक्षा में तो यही पूछेंगे, आसियान की स्थापना कब हुआ था, कौन उनके सदस्य देश हैं, और भारत के लिए क्या महत्व रखता है, वो यही प्रश्न पूछेंगे इसमें ये। ठीक है, G20 के जो है भी बैठक नवंबर इस मंथ के लास्ट में होने वाले हैं, इधर ब्राजील में होने वाले हैं, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले हैं। ठीक है, पिछले साल हमारे यहाँ बैठक हुआ था G20 का, और हमने भारत के कई शहरों में उनका उसका जो है हमने संचालन किया था G20 का। ठीक है, तो इस बार अब कहां पर हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में। G20 मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश और एक पूरा अफ्रीकन यूनियन, तो उसको पिछले वर्ष उनको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, उनका उनका सम्मेलन जो है, अगला सम्मेलन जो है कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। तो दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन हो रहा है, वो तो हमें केवल उतना सम्मेलन बस कहां पर हो रहा है बस वो याद करने की आवश्यकता नहीं, हमें समझ में आना चाहिए कि G20 है क्या, उनके क्या बेसिक पर्पस है, कौन कौन उसके मेंबर है, हमें ये समझ में आना चाहिए। ना कि बस इतना ही देख लेना है हमें कि वहां पर कहां पर बैठकें हुई है और पिछले कहां पर हुआ है। अभी कुछ दिन बाद में जो है वो जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस COP30 होने वाला है। तो COP30 मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन पर यूएनओ के जो है UNFCCC के बैनर तले COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 नंबर का होने वाला है।
तो वहां पर फिर बात करने वाले हैं हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के। तो स्वाभाविक ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए ना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से खुद हमारा, हमने खुद जलवायु को परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर दिए है। खैर प्रकृति कारण भी है, मगर हमने भी तो कारण है। ठीक है, तो स्वाभाविक है वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं वो तो समझ में आना चाहिए। हमारे कृषि को जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, हमें सतत कृषि और सतत विकास की तरफ जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। तो प्रश्न जो है इसमें क्या है, ये सबकी से है ये। अब देखो इनको कोई अलग से तो नहीं पढ़ सकते इनको, ये पूरी एक साथ जुड़ी हुई है, ये पूरी एक साथ जुड़ी हुई है। ये क्या है, अर्थव्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण, परिस्थितिकी, ठीक है, और साथ में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन जितनी भी है हमारे पास में। तो स्वाभाविक ये सब क्या है, अब इसी में जब अर्थव्यवस्था पढ़ रहे होंगे तो स्वाभाविक उसमें गरीबी पढ़ेंगे, बेरोजगारी पढ़ेंगे, शिक्षा पढ़ेंगे, स्वास्थ्य पढ़ेंगे, कौशल विकास पढ़ेंगे, मानव संसाधन के विकास भी पढ़ेंगे, मानव विकास पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक इनका सीधा संबंध किससे, हमारे पेपर 7 में, पेपर 7 में भाग 3 में है। भाग भाग 3 मतलब क्या है, उसे मानव विकास, और मानव विकास के लिए क्या चाहिए, शिक्षा, उनको रोजगार चाहिए, स्किल चाहिए उनको। तो यही सब बातें, मतलब पूरी चीजों को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि पूरी इंटीग्रेट इंटीग्रेट उनको एक साथ एकीकृत करके पढ़ने की आवश्यकता है, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ये कोई अलग प्री मेंस अलग बिल्कुल वैसे नहीं है। अब इन अर्थव्यवस्था को जो है और गति देने वाला पूरा जो जो बेसिक जो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या है, तकनीक। वो क्या है, तकनीक। तो तकनीक का मतलब ये है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी जो है सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। नई टेक्नोलॉजी आ गया एआई, मजदूर जो है सोचने लगे कि एआई जो है हमारी नौकरी ना खा जाए। ऐसा भी तो सोचा जा रहा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद में वहां हो सकता है जो हाईली स्किल्ड जो है, जो सर्विसेज जॉब है, उनको वो खा जाए। ऐसा भी तो सोचा जा रहा है। तो सेंस बताने का मतलब ये है कि ये चीजें अलग अलग नहीं है, पूरी एक साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इतिहास का संबंध समाज से, समाज का संबंध हमारी संस्कृति से, संस्कृति संबंध हमारे धर्म और दर्शन से। तो दर्शन शास्त्र को क्या अलग से तैयारी करेंगे, वो इतिहास अगर ठीक से समझ में आ रहा है तो वो बातें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें, वो बातें हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चीजों को इस तरह समझना है हमें। तो इस तरह का सीजीपीएससी की पूरी जो तैयारी की जो रणनीति है, वो रणनीति किस तरह से होनी चाहिए हमारी, वो रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, पूरी इंटीग्रेटेड तरीके हो। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पार्ट को इस तरह से हमें एकीकृत तरीके से तैयार करें, और तैयार करना है हमें, और साथ में जो है इसमें करेंट से, करेंट अफेयर्स जो है, तो करेंट अफेयर्स का मतलब में क्या है, करेंट इवेंट की बस बात नहीं कर रहा हूं मैं, करेंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, समसामयिक मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं। करेंट में जो अलग अलग विषय से संबंधित जो मुद्दे उभर के आते हैं, अब करंट से संबंधित जो अलग अलग जो मुद्दे उभर के आते हैं, अगर हम उनको ठीक से समझ लेते हैं, उनको ठीक से समझ लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आता है करंट अफेयर्स का मतलब ये कि जो उभरने वाले मुद्दे हैं, जैसे अभी जो है इलेक्शन कमीशन जो है बिहार में कुछ दिन पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसने करवा लिया। कल पहले चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया। 64% जो है वहां पर वोटिंग पड़ा, 64-65% पड़ा वहां पर वोटिंग बिहार में पहले चरण में। ठीक है, 18 जिलों के 121 सीट में चुनाव हुआ है वहां पर। ये अब बाकी जो है 12 तारीख को होने वाला है चुनाव, तो वहां पर बिहार, और उसका 14 तारीख उसका परिणाम भी आ जाएगा। तो हमें तो ये समझ में आना चाहिए ना, और हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि बिहार में जो है पॉलिटिक्स किस तरह चल रही है, आरजेडी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो हम जब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम एसडीएम और डीएसपी बनने की बात सोच रहे हैं, तो हमें तो बिहार में इलेक्शन में किस तरह का क्या माहौल है, वहां पर कौन कौन से मुद्दे हैं जो बिहार को चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, हमें समझ में आनी चाहिए। हमें, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना बेसिक, हमें रणनीति की समझ तो होनी चाहिए। हम उस पर ही बात करेंगे, धीरे धीरे करके जितने सारे ऐसे मुद्दे हैं सब पर बात करेंगे। उसी में जो है और बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन जो है, पहले बिहार में तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का तो करवाया ही। ठीक है, हालांकि कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो है कई समर्थन में तो कई विरोध में, बात ही जो भी है, मगर इलेक्शन कमीशन
अब यहां पर हमें इलेक्शन कमीशन ट्रेडिशनल पक्ष को समझना है, अनुच्छेद 324 को समझना पड़ेगा, 325 समझना पड़ेगा, और यहां तक 326 को समझना पड़ेगा, प्लस इलेक्शन कमीशन को जो अधिकार मिलता है अनुच्छेद वो तो है ही, मगर साथ में जो कानून है उनको भी समझना पड़ेगा। और स्पेशल इंटेंसिव रीजन जो है, क्या इलेक्शन कमीशन पहली बार करवा रहा है, और अगर पहली बार नहीं करवा रहा है तो उसको विरोध क्यों किया जा रहा है। कुछ कुछ राज्यों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर तमिलनाडु में हो, या कुछ और राज्यों में, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, क्यों, तो हमें समझ में तो आना चाहिए ना। तो हमें इलेक्शन 300 अनुच्छेद 324 भी समझ में आए, और ये SIR क्या है हमें ये भी समझ में आए। और SIR करवाने से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने से हमें फायदा क्या होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। और फायदा अगर अधिक मालूम है तो स्वाभाविक है, पहले तो कई बार करवाए हुए हैं। 2003 में ऑलरेडी हमारा जो है हुआ है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में 4 तारीख से जो है SIR प्रक्रिया शुरुआत हो चुका है। तो हमें बहुत स्वाभाविक रूप से जो है ये मुद्दा तो समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि चुनाव सुधार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। निबंध में प्रश्न आ सकता है हमारे पास में इस तरह से। ये तो यदि हम पूरे करेंट को अगर ट्रेडिशनल के साथ जोड़ करके पढ़े, मैं करेंट को जो है ट्रेडिशनल से जोड़ने की बात कह रहा हूं मैं, ये करेंट को ट्रेडिशनल के साथ में, ये अभी 31 अक्टूबर को जो है, 31 अक्टूबर को, अभी जस्ट 31 अक्टूबर में वहां से ले रहा हूँ ना न्यूज में, ये 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के जो बड़े मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो वो करेंट के जो मुद्दे उभर करके आए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 31 अक्टूबर की जब बात करूं, तो 31 अक्टूबर जो है दो बड़े कारणों से जो है महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। एक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती 150 वर्ष उनके पूरे किए हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस बार हमारी पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, प्लस जो सामान्य जो अच्छी समझ रखना चाहते हैं सरदार पटेल से संबंधित भारत के इतिहास से, और किस खंड से, आधुनिक भारत के इतिहास में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार पटेल की भूमिका या उसके जो जो काम किए हैं, बारदोली सत्याग्रह हो या जो भी और एक्टिविटी हो, हमें समझ में आने चाहिए ना। प्रश्न इससे 100% बनने की संभावना है प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। और दूसरी बड़ी भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार पटेल की भूमिका तो है ही, सबसे बड़ी भूमिका कहा जाए तो वह है भारत के एकीकरण से है। भारत को जो एक 562 जो रियासतें हमारा हुआ करता था, उन सबको एक साथ करके एक साथ मिलाया। किसने मिलाया, किसका योगदान, भारत को एक बनाने में किसका योगदान, सरदार पटेल का योगदान ना। इसीलिए जो है, इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, एकता की मूर्ति सरदार पटेल का स्पेशल कार्यक्रम एकता दिवस पर, किसके नाम पर, सरदार पटेल के नाम पर। तो हमें सरदार पटेल की भूमिका को जो है दो तरीके से सोचने की आवश्यकता है। नेशनल मूवमेंट में उनकी भूमिका क्या रही है और राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका रही है, हमें इस तरह से। तो इसका मतलब प्रश्न यहां से बनने की संभावना है हमारे पास में। मैं धीरे धीरे करके सब पर डिस्कस करूंगा मैं ये, अभी सिर्फ मैं हिंट करते जा रहा हूं कि चीजों को मैं देखना किस नजरिया से है। तो हमें जो है 31 अक्टूबर का घटना आया, तो इसके बैकग्राउंड में हमें देखना क्या है, पूरा हम क्लास में जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे कि सरदार पटेल की भूमिका क्या रही है राष्ट्रीय आंदोलन में और भारत के निर्माण में, भारत की इस आकार को गढ़ने में। 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। इसी 31 अक्टूबर को, इसी 31 अक्टूबर को और इसी फेज में, इसी समय, ठीक है, 1875 में जो है बहुत पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, एक आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज, ठीक है। तो इनका भी संबंध किससे, हमारी मुख्य परीक्षा में सीधा लिखा हुआ है। ये मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, हमारे मुख्य परीक्षा सिलेबस में इतिहास है, इतिहास में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है आर्य समाज। इसमें आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, ठीक है, ये सब जो है ये हमारे क्या है, इतिहास की हिस्से है। जब इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब उसमें जो है अगर मान लो इनके 150 वर्ष पूरे कर रहे हैं इनकी स्थापना के, तो क्यों प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आर्य समाज की जो है भूमिका क्या रही है। अगर करंट में समझ में आ रहा है कि हाँ अभी जो है इनका अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ है दिल्ली में कुछ दिन पहले सम्मेलन हुआ है ये,
तो हमें जो है ये तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए ना कि हमें आर्य समाज को पढ़ना है, तो आर्य समाज को हम इतिहास भी पढ़ेंगे यहाँ पर। इनके साथ साथ ये तो 31 अक्टूबर की बताया मैंने न्यूज, अब उसके मतलब है कि हम उसमें जो करेंट एस्पेक्ट है वो भी देख रहे हैं, प्लस उनका जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है वो भी देख रहे हैं, दोनों बातों एक साथ में है इस तरह से। और ऐसा अगर मतलब हम बारी बारी से अगर करते चले जाएंगे तो एक मुद्दा जो है दूसरे मुद्दे से कैसे जुड़ी हुई है, कई सारी चीजें हम जो क्लास में जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो तो क्लास तो रेगुलर चलता ही रहेगा हमारा, मगर यहाँ पर हम चीजों को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, ये हमारी समझ के लिए है, हमारे व्यक्तित्व के लिए है, चीजों को ऐसा पढ़ना है हमें। और पीएससी की तैयारी जो है इस प्रकार से किया जा सकता है, और ऐसे तैयारी करके जो है जब हम जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि हर एक विषय के बारे में हमारी समझ रहेगी, हर एक मुद्दों की हमारी समझ रहेगी। ठीक है, वैसी सेम एक 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक दिन रहा। क्यों? छत्तीसगढ़ का जो है स्थापना दिवस, हमारा गठन के दिवस है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को जो है 25 वर्ष पूरा किया, अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा किया। हमने अभी 5 दिनों तक 1 से लेकर जो है 5 नवंबर तक हमने रजत जयंती, रजत महोत्सव मनाया, और इसीलिए इस पूरे वर्ष 2025 को हमने क्या है, रजत जयंती वर्ष भी घोषित कर रखा है। 1 नवंबर जो है, अब स्वाभाविक है जब ये छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन वाला दिन है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन तो कोई अकस्मात नहीं हुआ होगा। जैसे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उनका उदय कोई अकस्मात नहीं है, और ना ही उनका पतन अकस्मात है, तो कोई बड़ा जो काम है वो तो कोई अकस्मात नहीं होता है ना, लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। हड़प्पा सभ्यता का उदय भी, उद्भव भी, और उनका पतन, और वैसी छत्तीसगढ़ के गठन भी लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे जो विकास की तरफ जो आगे बढ़ रहा है, 25 वर्ष हमने पूरा कर रखे हैं, और आगामी जो है 2047 तक के लिए हमने लक्ष्य बना रखे हैं दीर्घकालिक रूप से। क्या? विकसित छत्तीसगढ़ का। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमने अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2048, तो ये एक प्रकार से क्या है, तो ये 2025 जो है हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है, एक बदलाव का एक संकेत के रूप में है। यहां जो है हम पूरी चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें बहुत स्वाभाविक ही ये समझ में आने चाहिए कि छत्तीसगढ़ अलग निर्माण की प्रक्रिया क्यों, पहले इनका ऐतिहासिक पक्ष क्या है, हमें समझ में आना चाहिए ना। मैं सब पर डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ उस मुद्दों को समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि इस 31 अक्टूबर से लेकर के जो है इस 6 नवंबर के बीच में कौन कौन से मुद्दे आए हैं और जिनको हमें जानना चाहिए। हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उस मुद्दे को जानना चाहिए। हमें ये अगर हो सकता है निश्चित रूप से हमारे मुख्य परीक्षा में आएंगे, निबंध के रूप में आएंगे, निबंध के रूप में आएंगे। निबंध रूप में क्या प्रश्न पूछेंगे? 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की उपलब्धि, चुनौतियां और संभावनाएं, ऐसे हमारे 750 नंबर के, 750 वर्ड के। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं ना, 50 नंबर के प्रश्न, 50 नंबर के ऐसे ना, एक 4 ऐसे लिखने होते हैं, तो 2 छत्तीसगढ़ में तो 1 ऐसे यही बन गए हमारे पास में। छत्तीसगढ़ के जो है क्या उपलब्धि रही 25 वर्षों में, और क्या चुनौतियां और आगे की संभावनाएं क्या है। अब स्वाभाविक है इस 25 वर्ष में क्या बदलाव आया है, अगर ये पता है हमें, तभी तो हम कहां तक पहुंचे वही लिख पाएंगे ना। कि 2000 में छत्तीसगढ़ की जो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार क्या हुआ करता था, मतलब जीडीपी का आकार क्या था। ठीक है, उस समय पर कैपिटल इनकम क्या हुआ करता था। ठीक है, उस समय जो है हमारी एग्रीकल्चर में जो है उत्पादन कितना होता था, उस समय कितने अनाज का उत्पादन करते थे, उस समय कितना बिजली का उत्पादन करते थे, उस समय कितना हमारे पास में जनसंख्या हुआ करता था, उस समय कितना हमारे पास में उद्योग हुआ करते थे, और अभी 25 वर्ष के बाद की स्थिति में क्या है, हमारे जीएसडीपी का आकार कितना बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, हमारे जो है जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा दर, ठीक है, स्वास्थ्य के सूचकांक, मातृत्व मृत्यु दर,
ये सब में जो है कोई सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? कुपोषण और भूखमरी क्या जब 2000 में राज्य गठित हुआ था वैसा ही है कि बदलाव कुछ हुआ है? उद्योगों के रोजगार और गरीबी की जो स्थिति है, गरीबी और रोजगार की जो स्थिति है वो 2000 में जो था, क्या आज भी वही स्थिति है कि कुछ बदलाव हुआ है? तो हमें ये बदलाव को बताना पड़ेगा, हमें तो बदलाव समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन क्यों, जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और मध्य प्रदेश से पहले जो है हम जो है मध्य भारत का हिस्सा था। मध्य भारत से पहले जो है ब्रिटिश काल में, औपनिवेशिक काल में जो है ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंस और बरार का 1903 से, और उसके पहले 1903 से पहले जो है ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था 1861 से। और उसके पहले छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उसमें भोसलों के अधीन। और भोसलों के अधीन से पहले यहाँ पर स्थानीय शासक कलचुरी शासन किया करते थे मध्यकाल में। तो हमें चीजें समझ में आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तब जाकर हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ हम क्यों बनाए, अलग छत्तीसगढ़ राज्य के क्यों, अलग छत्तीसगढ़ राज्य के हम क्यों क्यों गठन करें। तब जाकर देखेंगे तो 1924 से देखेंगे, 1924 से फिर कैसे धीरे धीरे आजादी के क्रम में जो है, आजादी के जो है आंदोलन के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ के अलग से राज्य गठन की मांग कैसे गति है। ठाकुर प्यारेलाल की भूमिका, आगे कई लोग हैं इसमें, पवन दीवान तक की भूमिका इसमें। तो ये सब हमें समझ में आना चाहिए कि किन किन कारणों से हमने जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया है। क्या कोई ऐतिहासिक कारण है, क्या कोई भौगोलिक कारण है, क्या कोई प्रशासनिक कारण है, क्या कोई आर्थिक कारण है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन क्या वो कारण है, क्या सांस्कृतिक पहचान का संकट, जो पहचान का संकट है हमारा, वो कहीं कारण तो नहीं है। हमें छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उन कारणों की पड़ताल करना पड़ेगा, हमें जानना चाहिए हम छत्तीसगढ़ क्यों बनाए हैं। और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत सही तरीके से जानने की आवश्यकता है कि हमें इतिहास समझ में आ जाए। इनके साथ साथ तो ये सब जितनी बात कर रहा हूं तो ये तो ठीक है, ये गठन के कारण तो हमें जानना है ना। अब गठन के कारणों के जानने के साथ साथ जो है हमें 25 वर्षों की उपलब्धि और साथ में चुनौती। तो 25 वर्षों में सबसे बड़ी समस्या बन के बना रहा हमारे पास में वो क्या था, नक्सल। तो छत्तीसगढ़ में जो है बहुत बड़ी मात्रा में कम से कम 25 वर्ष तक पूरे तक लगातार परेशान किया हुआ रहा। और नक्सलवाद, नक्सलवाद के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हमारे विकास। अब देखो छत्तीसगढ़ में जैसे बताया नक्सलवाद तो ठीक है ही, तो नक्सलवाद तो एक बहुत अपने में बड़ा मुद्दा है। और भारत सरकार जो है टारगेट बना रखा है 31 मार्च 2026 तक उनको पूरी तरह समापन करना है। तो उनके लिए अंतिम खात्मे की लड़ाई चल भी रहा है। कल ही जो है एक और महिला नक्सली जो उसने सरेंडर किया है बड़ी मात्रा में, बड़े जो है इनाम भी उन पर लगा हुआ था। इस तरह से ये तो नक्सलवाद अपने आप में कुछ दिन पहले हमने ये अभी उसके और जो जो और सुकमा और बीजापुर के बिल्कुल आंतरिक भागों तक अब हमने जो है घेराबंदी शुरू कर दिया है नक्सलियों के पूर्ण खात्मे के लिए, क्योंकि अब 31 मार्च में बहुत लंबा समय तो नहीं रह गया है और हमें पूरे समापन भी करना है। इस नक्सली को पूरा नक्सल मुक्त भारत बनाना है हमें। नक्सल मुक्त भारत अभियान शुरुआत भी किए हैं हमने और पूरे हमारा अभी बिल्कुल जोर शोर से हमारा जो है सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारा एसएस जो जो हमारे सीएफ वगैरह है उसमें फिर डीएम भी है हमारा, वो सब क्या है बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो नक्सली भी हमें समझ में आना चाहिए, नक्सलवाद क्या है, इनका जन्म कहां पर हुआ था, नक्सलबाड़ी क्या है, हमें समझ में आने चाहिए किन किन कारणों से नक्सलवाद का उदय हुआ था। और यदि मान लो नक्सलवाद का उदय को क्या कोई वैचारिक आधार दिया है, तो दिया है। किसने, कार्ल मार्क्स है, लेनिन है और स्टालिन। क्या, कम्युनिस्ट की विचारधारा। तो क्या कम्युनिस्ट की विचारधारा अब कमजोर पड़ रही विकास की वजह से, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो हमें जो है नक्सल के वैचारिक समर्थन जो देता है वो विचार भी समझ में आना चाहिए, अब तो हम समझे कि नक्सलवाद है क्या और जो छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान के है। और अब नक्सलवाद अब धीरे धीरे क्या है अब कम होती जा रही है, उनकी दायरा सिकुड़ती जा रही है। लोग बड़ी मात्रा में सरेंडर कर रहे हैं और कुछ दिन पिछले महीने 17 तारीख को जो है बड़ी मात्रा में सरेंडर किए थे, करीब 121 लोगों ने सरेंडर किया था और संविधान को लेकर उसने शपथ भी लिया कि संविधान के दायरे में अपनी आंदोलन करेंगे अब नक्सलवादियों ने। तो हमें जो है छत्तीसगढ़ में समझ में आना चाहिए कि नक्सलवाद जो है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को प्रभावित किया हुआ है। अब
25 के तब 25 साल वर्षों को जब उपलब्धि में अगर विकास को जोड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की विकास 25 वर्षों में, मगर क्या हमारा विकास जो है वो न्यायपूर्ण रहा है? छत्तीसगढ़ 25 वर्षों का कहे कि हमारा ठीक है, जीडीपी का आकार बढ़ गया है, हमारा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा हुआ है, मगर क्या पूरे छत्तीसगढ़ में वो सभी लोगों के समान रूप से है? भारत के छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में समान रूप से जीडीपी है हमारा? बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के जो मध्य क्षेत्र है, क्या विकास के स्तर सब में समान है? नहीं है ना। तो छत्तीसगढ़ में इतनी क्षेत्रीय असमानता, तो 25 वर्षों में हमने जो क्या किया, क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया है, ये भी तो एक सच्चाई है। तो क्यों क्षेत्रीय असमानता रहा? अरे इनको तो सोचना पड़ेगा ना। और क्षेत्रीय असमानता अगर मान लो है तो उन कारणों को हमें जानना पड़ेगा, उन कारणों को समाप्त करके हमें क्षेत्रीय स्तर पर जो विकास में जो असमानता है उनको समान करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, समान करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और क्षेत्रीय असमानता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर सामाजिक आर्थिक जो संकेतक है, जन्म दर, मृत्यु दर, कुपोषण, मातृत्व मृत्यु दर, ये सब के आंकड़े, ये सब के जो है सूचकांक क्या होंगे, खराब। तो स्वाभाविक है हमें ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। मैं एक्चुअल में जो है इस पूरी सेगमेंट में इस पूरी चीजों की बात कर रहा हूं मैं। एक नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट भी था, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे, 2 दिवसीय उनकी यात्रा था उनमें। तो एक नंबर छत्तीसगढ़ आए थे और बहुत सारे अलग अलग जगह पर गए थे। उसमें नई विधानसभा भवन का हमारा उस दिन उसका उद्घाटन किया गया। पुराना विधानसभा भवन थे, अब वहां पर एक थोड़ा सा सेशन चलेगा, अभी जब शीतकालीन सेशन जब आएगा उसके बाद पूरा जो है हमारा सेशन कहाँ चलेगा, नया जो है विधानसभा भवन में। तो नए विधानसभा भवन की बहुत विशेष तरीके से बनाया गया, उनकी अपनी खासियत है, उनकी अपनी विशेषता है, तो हमें तो वो भी जानने चाहिए कि 25 वर्ष चलो हमने एक तो बड़ा काम किया। क्या बड़ा काम किया? विधानसभा बनाया हमने नया, और बड़ा आकार में है, ठीक है, बड़ा आकार में, और बिल्कुल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रख करके, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हमारे पूरे शासन व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा रहा हमारा कि हमने, चलो एक उपलब्धि है हमारी ये, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये सब एक्चुअल में क्या हमें समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जब आए तो उसने क्या क्या काम किया हमें वो भी तो देखना है, ठीक है। वो मुख्य अतिथि के रूप में पहले दिन आए थे, ठीक है, और भी 2-3 अलग अलग काम में गए थे, काम किए, 5-6 कार्यक्रम किए उन्होंने अलग अलग ये, ठीक है। तो हमें वो भी देखनी है। इनके साथ साथ जो है इसी क्रम में देखिए तो उसमें 4 और 5 तारीख को भारत के उपराष्ट्रपति जो है सीपी राधाकृष्णन जो है वो छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ आए थे और एक राजनांदगांव में भी उनका जो है प्रवास हुआ था। वहां पर एक जो है उदयाचल में जो है वहां पर एक आई स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी शुरुआत किया था। साथ में स्टेट हाई स्कूल में एक कार्यक्रम में भाग लिए थे, कौन सा, लखपति दीदी योजना वाले में। लखपति दीदों से भी उसने और महिला सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है 5 तारीख को यहाँ नवा रायपुर में उनका विशेष कार्यक्रम हुआ था, जब राज्योत्सव का समापन कार्यक्रम था, और राज्य अलंकरण। तो हमें राज्य अलंकरण भी समझ में आना चाहिए कि 34 विशिष्ट क्षेत्र में कई लोगों को हमने राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया हुआ है। अब वो चाहे मुख्य परीक्षा को लो, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो कितने क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में और क्यों दिया जाता है, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है और किसे दिया गया है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। मैं ये सब बातें डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं ये। तो हम डेली बेसिस पर इस तरह से करेंगे। डेली बेसिस का मतलब ये है कि हम जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं इस तरह की चीजों को हम करते रहेंगे ये, ठीक है। तो ये क्या है, तो मैंने कुछ विषय बताए हैं अभी इसमें, ये इसमें और भी कई विषय हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रक्रिया भी है 2 तारीख को, ये तो 1 तारीख को बताया मैंने, 2 तारीख को, 2 तारीख को जो है ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर देखा जाए भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक रहा। बहुत ऐतिहासिक इस वजह से क्योंकि इसी दिन 2 तारीख को जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हमारा श्रीहरिकोटा, ठीक है, वहां से हमने जो है एक बाहुबली जो है रॉकेट से, बाहुबली रॉकेट जिनको कहते हैं LVM-3M5 कहते हैं, बाहुबली रॉकेट कहते हैं इनको, बाहुबली नाम सुने ना ये, ठीक है, जो हैवी चीजों को लेकर के ऊपर जाते हैं।
35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च करेंगे उनको। ठीक है, हैवी रॉकेट LVM, ठीक है, ये हमारा जो है बहुत हैवी रॉकेट है ये, LVM-3 कहते हैं ये, M5 LV3 M3 M5 कहते हैं ये। ठीक है, तो वो जो है बहुत हैवी रॉकेट को 4,410 किलोमीटर का एक संचार उपग्रह CMS-03 CMS-03 या GSAT-7R उनका प्रक्षेपण किया। एक संचार उपग्रह है, भारत की पूरी भूमि के साथ साथ जो है जो समुद्री क्षेत्र है हमारे हिंद महासागर वाला, वहां तक पूरी पैनी नजर रखेगा। पूरी नेवी के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है संचार का जो है तकनीक उनको प्राप्त हुआ। तो हमारी जो है ये पूरी डिफेंस और जो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो जो हमारा जो है जो जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत किया उसने। तो संचार उपग्रह है, तो हमें जो है ये CMS-03 क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और वो कब तक काम करेंगे, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे ये। ठीक है, मगर ये एक साथ नहीं होगा, डेली बेसिस पर कुछ न कुछ करते रहेंगे हम लोग अलग अलग। मैं यहाँ सिर्फ उन सभी टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, कि हम जिन जिन विषयों को सोचते हैं, मैं कोई डेली बेसिस पर बात कर रहा हूं मैं ये। अगर जब इस पर डिटेल बात करेंगे तो पूरी इसमें यहां तक कि बताऊंगा कि उसमें ऑर्बिट क्या होता है, लॉन्च व्हीकल क्या होता है, बेसिक की बात करो, बेसिक प्लस करेंट, बेसिक प्लस करेंट। तो बेसिक में क्या है, ऑर्बिट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, प्राकृतिक सैटेलाइट क्या होता है, कृत्रिम सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, पृथ्वी में कितने प्रकार के ऑर्बिट है उनके, ठीक है, निचली स्तर का, मध्यम स्तर का, ऊपरी स्तर का, GTO क्या होता है, जो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में जब प्रक्षेपण करते, प्रक्षेपण के लिए क्या चाहिए होता है, लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है। तो भारत का पहला लॉन्च व्हीकल क्या था, SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, अब GSLV में LMV-3 हाईवी बहुत बड़ी मात्रा में 4,410 किलोमीटर की सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट था हमारा 4,410 किलोमीटर, 10 टन, इतना टन वजन का, ठीक है, इतना टन हमारा ये, इतना वजन है। तो ये हमारा पहली बार जो है हमने अपने देसी रॉकेट से पहली बार हमने जो इतने इतने किलोग्राम का 4,410 किलोग्राम का जो है इतना हैवी रॉकेट हमने जो है हैवी जो है सैटेलाइट हमने पहली बार लॉन्च किया है। ये ऐतिहासिक है, हम ये टेक्नोलॉजी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम भारत की जो है ये जो इसरो है हमारी अब इतनी कैपेबल हो गया कि 4,410 किलोग्राम वजन के जो है सैटेलाइट को जो है उस ऊंचाई तक, इसमें जियो स्टेशनरी का कक्षा में 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको पहुंचा दिया, मतलब उनको हमने लॉन्च कर दिया है। इसके पहले जो बहुत पहले जो है हमने, ठीक है, हमने 4,000 से अधिक किलोग्राम के जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं भारत में बना हुआ, मगर वो हमने जो है उस तरफ जो एरियन 5 है, फ्रांसीसी जो है लॉन्च व्हीकल है, उससे करवाया था, फ्रेंच गुआना नाउरू से, वो हमने लॉन्च नहीं किया था उनको वो, मगर पहली बार हमने ही जो है लॉन्च व्हीकल बनाया LV3M3M5, जिनको भारत के लॉन्च व्हीकल बाहुबली कहते हैं। ठीक है, और उससे हमने क्या लॉन्च किया, CMS-03, जिनको जो है GSAT-7R भी कहते हैं। 7R इसलिए क्योंकि वो 7 को रिप्लेस करेगा, इस वजह से। तब ये संचार उपग्रह है, तुम्हें समझ में आना चाहिए सब बातें ये, ठीक है। तो वो सब बात करूंगा मैं एक्चुअल में, ये तो ये चीज मेन बताने के बस काम कर रहा हूं मैं एक्चुअल में ये। इसके बाद इसी क्रम में और जाएंगे तो फिर अभी भारत और जो है यूरोपियन यूनियन के बीच में, और इसी साथ में जो है इस तरह भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक जो है FTA पर बात चल रही है। इस पर बात चल रही है FTA। तो FTA क्या होता है हमें तो समझ में आना चाहिए, और चूंकि इनका संबंध किससे है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से है। पेपर 7 में जो भाग 2 है उसमें तो यही सब बातें हैं ना, विश्व व्यापार संगठन भी है, ठीक है, उसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दे हैं, और द्विपक्षीय में भारत और चीन तो पूछी जा चुका है, कई बार पूछा ही हुआ है। और इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन
यूरोपियन परिषद के, यूरोपियन यूनियन के जो है उनके अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो भारत जो है अब अमेरिका के साथ संबंध थोड़ा खराब चल रहा है हमारा, और हमारा जो है वो ट्रेड डील जो है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो हम अपने बिजनेस को, अपनी अपनी ट्रेड को जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफाई की प्रोसेस में इस तरह हमारा न्यूजीलैंड के साथ में भी एफटीए पर बात चल रहा है, प्लस यूरोपियन यूनियन पर भी बात चल रहा है एफटीए पर। तो एफटीए क्या होता है हमें ये तो समझ में आनी चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिनको हम कहते हैं, तो क्या केवल बस एफटीए बस होता है, या फिर क्या कोई पीटीएफ भी होता है, पीटीए भी होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी क्या कुछ होता है? और फाइनली ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? क्या ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ को कम किया जाता है देशों द्वारा आपस में बातचीत करके, जैसे कि अमेरिका के साथ भी बातचीत हो रही है, तो भी बेसिकली क्या है, हम उस तरह से ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये समझ में आने चाहिए, मतलब मेरा सेंस ये है कि मैं चीजों को, पीएससी की तैयारी हम किस प्रकार से करें, उनको सही तरीके से कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल एक ही बार में तैयारी फुल फ्लेज में। ऐसे नहीं कि 5 साल तक बच के बस पीएससी की तैयारी में बस बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएससी की तैयारी की मतलब अधिकतम कितना, ठीक है, अगर पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ने के लिए ठीक आपने जो है 1 से 1.5 साल लिए आपने, तो अगला 2 से 2.5 सालों में या 3 सालों में ले दे करके कम से कम वो क्षमता आनी चाहिए कि जिससे एसडीएम डिप्टी कलेक्टर तक बना जा सके। उतना समझने की आवश्यकता है हमें ये, ठीक है, क्योंकि कोई छोटा काम तो है ही नहीं है। पीएससी फिर यूपीएससी की तैयारी तो कोई छोटा काम है ही नहीं है ना। चपरासी तैयारी नहीं कर रहे हैं, चपरासी तैयारी नहीं है, इसमें आपकी जो है व्यक्तित्व की परीक्षण भी है, आपकी समझ के चेक किया जाना है, केवल इंफॉर्मेशन का बस चेक नहीं है ये, केवल आपकी जानकारी का चेक नहीं है, बल्कि जो है अभी समझ की चेक है। भले ठीक है पीएससी के कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल होता है, ये बिल्कुल सही है, मगर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे सिलेक्शन निर्धारित होता है, उसमें समझ की आवश्यकता है। इस तरह से ये क्या है, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या चल रहा है, एफटीए पर बात चल रही है, न्यूजीलैंड के साथ बात चल रही है, तो हमें समझ में आने चाहिए कि हमारे निर्यात को बढ़ावा देने में कैसे योगदान हो सकता है। और निर्यात के बढ़ावा देने मतलब क्या है भाई, इस तरह अमेरिका के साथ में जो है, जो बहुत बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर था, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका था हमारा, करीब 80-88 बिलियन का उनका ट्रेड होता था हमारे साथ में ये, ठीक है, और अचानक से क्या है बंद पड़ गया लगभग वही टेरिफ की वजह से, डबल टेरिफ की वजह से देखा जाए तो वो, तो क्या है बड़ी मात्रा में लोग अब उसके लिए बेरोजगार भी हो रहे हैं। हमें अपनी अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हमारे भारत में क्या है बेरोजगारी आएगा। तो सरकार इस प्रकार से प्रयास करे, तो हमें अर्थव्यवस्था हमारी और कैसे और एक्सपेंड करना है, तो फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, समझ में आने चाहिए। 4 तारीख को, 4 नवंबर को, 4 नवंबर से छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रारंभ हुआ, छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रारंभ, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है दूसरे चरण में जो है इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुल मिलाकर 12, वहां जो है एसआईआर करवाने के लिए अब उसने कार्यक्रम शुरू कर रखा है। छत्तीसगढ़ में 4 तारीख से शुरू हो गया है अभी प्रक्रिया। तो अब बीएलओ जो है, जो ब्लॉक लेवल जो है उनका जो एजेंट है, ऑफिसर है, बीएलओ जिनको कहा गया है, वो अब घर घर जाकर क्या है वो अपना पर्ची देंगे, वो मतदाता वाला जिसमें जिसमें उनका कंफर्मेशन किया जाना है उन चीजों को लेकर के ये, तो प्रक्रिया शुरुआत हो गई। अब हमें जो है ये एसआईआर क्या है वो समझ में आनी चाहिए, इस पर थोड़े पहले डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। तो एसआईआर कुछ राज्य क्यों नहीं करवा रहे, तो हम उस मुद्दे को समझेंगे, एसआईआर क्या है हम वो भी जानेंगे, प्लस उसमें इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करवा रहा है, और क्यों इलेक्शन कमीशन की इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार चर्चा हो चुकी है, उस पर भी बातें हुई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को ये क्यों कह दिया कि ठीक है वो तो उनका संवैधानिक संस्था, उनका दायित्व है, उनका शक्ति है करवाने की, तो करवा रहे हैं, ठीक है, मगर हाँ फिर भी उनको देखने की बातें कही गई, उन्होंने उस पर नजर रखने की बात कही गई अपनी, ठीक है। तो हमें एसआईआर समझ में आना चाहिए, पश्चिम बंगाल में इतना क्यों विरोध हो रहा है, कोई एक जो है कोई वहां पर जो है उसमें नाम कटने के डर से जो है आत्महत्या करने पर उतारू हो गए, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरह से है। तो ये तो एसआईआर क्या है हम ये समझ में आना चाहिए। एसआईआर की जब बात करेंगे तो हमें इलेक्शन कमीशन में जो है अनुच्छेद 324 325 जिनमें जो है अपात्र नहीं होगा धर्म, मूल व जाति, लिंग, चार आधार पर,
तो हमें ये सब भी तो समझ में आने चाहिए ना, ये सब भी इसमें समझ में आने चाहिए। तो ये सब बातें में ट्रेडिशनल पक्ष भी और करेंट में हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ये तो जो चीज करेंट में आया उसके ट्रेडिशनल पक्ष, इकोनॉमिक्स का आया तो इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का आया हिस्ट्री का, दर्शन का आया दर्शन का, समाज का आया तो समाज का, पर्यावरण का आया तो पर्यावरण का, जलवायु का आया, भूगोल का आया तो भूगोल का, इकोनॉमिक्स का आया तो इकोनॉमिक्स का, हर विषय का जो बड़े मुद्दे उभर के आएंगे। अब जो राज्य अलंकरण वाला है, तो राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है? तो क्या जनविन में जिन लोगों को दिया हुआ है कि जनविन उनको उसका उनका काम है, उस पर भी विचार करना, सोचना है ना। हमें सोचने के लिए खुद को भी विवश करना है कि जिन जिन लोगों को राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया है क्या सच में उसने काम किया है? काम किया है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और क्या राज्य अलंकरण पुरस्कार जो दिया जाता है, क्या छत्तीसगढ़ में और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ विशेष काम किए हैं? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो वो तो फैक्चुअल हो गया क्योंकि ठीक इतने लोगों को 34 क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, इतने इतने लोगों को दिया गया है, इस काम के लिए इसको दिया गया है, मिनी माता, नित्य ठाकुर, प्यारेलाल, ठीक है, खूबचंद बघेल, ये सब समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो वो तो फैक्चुअल ही है, उनको तो आसानी से रट्टे मार लेंगे और कहीं यूट्यूब फूट्यूब में आराम से मिल जाएगा, मगर उसके अंदर में समझ की बात कर रहा हूं मैं, चीजों को समझना है। क्यों जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार दिया जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? कुछ तो कारण रहा होगा ना, हम इस पर डिस्कस करेंगे, हमें उनको समझना है क्या। इनके साथ साथ जो है एक बड़ी और बड़ा घटनाक्रम हुआ, बड़ा और घटनाक्रम क्या हुआ कि 52 साल बाद जो है, 52 साल बाद जो है जो महिला क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप लेकर के आए, बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं ये, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण में है, बहुत बड़ा नाम है ये। महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही हुआ, मगर ये बाकी और लोगों को प्रेरित किया, बाकी और बच्चियों को प्रेरित किया उन्होंने, एक तरह से देखा जाए तो हमें 52 साल बाद जो है हमने जीते हैं ये, 52 सालों में पहली बार ऐसा कहा जाए तो स्वाभाविक है। और ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, क्योंकि ऐसे भी जो बहुत जश्न का हिस्सा है ही है, ठीक है, मगर हमारे सिलेबस में भी है। करेंट में तो जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें तो है ही समसामयिकी में, मगर जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत स्वाभाविक रूप से प्रश्न बनने वाले हैं इस पेपर में, पेपर 7 में, सेकंड भाग में, भाग 2 में, अंतरराष्ट्रीय संगठन खेल, उसी हिस्से में घटनाक्रम, प्रमुख घटनाक्रम। तो खेल में से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें किसको जो है मैन ऑफ द मैच, कौन कैप्टन था और उसमें क्या क्या उपलब्धि रही है, क्लास में जब मैं इस पर जब मैं अगला सेशन जब डिस्कस करूंगा तो मैं उस पर डिटेल बात करूंगा, इसकी क्या भूमिका रही है, ठीक है, और उसने क्या क्या और किसमें किनको क्या दिया गया है। छत्तीसगढ़ की जो है एक महिला, छत्तीसगढ़ की एक महिला, तो छत्तीसगढ़ की कौन महिला जो है इस टीम में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, नाम देखे कभी, नाम सुने अभी, ठीक है, क्या नाम, ठीक, तो मैं जानना है उनको, सूर्यवंशी, ठीक है। तो इस तरह से ही है, मैं ठीक उस पर डिस्कस नहीं जा रहा हूं मैं, तो एक्चुअल में हमें जानना है कि हाँ उसकी टीम में जो है कौन जो है फिजियोथेरेपिस्ट थी छत्तीसगढ़ की। एग्जाम में तो यही पूछेंगे ना हमारे, तो प्री में पूछेंगे, मगर मुख्य परीक्षा के लिए भी हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये ऐसे और भी कई है, ठीक है, ऐसे और भी जो है नक्सली और बताया मैंने इसमें ये, ठीक है। और वैसे जो है छत्तीसगढ़ में जो है एक और मुद्दा आया था कुछ दिन पहले, जो है अभी अभी जस्ट सुर्खियों में आया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, महिला छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़े आए थे कुछ कि छत्तीसगढ़ में जो है बाल विवाह जो है अभी भी प्रचलन में है, खात्मा नहीं हुआ है पूरी तरह से बाल विवाह। और छत्तीसगढ़ में बच्चों के जो है शोषण की देखा जाए एक प्रकार से, तो बाल विवाह अपने आप में क्या है, एक सामाजिक कुप्रथा है ना। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो है कुछ आंकड़े अभी कुछ दिन पहले आए थे, तो उससे ये इंडिकेट हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर अभी भी जो है बाल विवाह हो रहा है, ठीक है। जबकि एक्चुअली बाल विवाह मतलब पूरी तरह से क्या है, ये तो अवैध हुआ ना, गैर कानूनी हुआ। तो विवाह करने के लिए वर्तमान में जो मान्य जो आयु है क्या है, 18 और 21, ठीक है। और 18 वर्ष से अगर कम आयु में अगर मान लो किसी बच्ची का विवाह करवा दिया तो बाल विवाह हुआ। तो बाल विवाह छत्तीसगढ़ में समस्या अभी भी बना हुआ है। तो बाल विवाह के कारण क्या है और इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये हमारे सिलेबस का जो है इधर इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है,
समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से। ये तो ये सब बातें हमें समझ में आने चाहिए। इनके साथ साथ जो है ऐसे और भी, जैसे बताया कि जनसंख्या नीति को लेकर के ये, तो अभी जो है जनसंख्या नीति को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। अब ये विचार किया जा रहा है कि नई जनसंख्या नीति लेके आया जाए भारत को, क्योंकि भारत में अब विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो चुकी है हमारी, 144 करोड़ के आसपास में जनसंख्या हो चुकी है। ठीक है, अब इस पूरी जनसंख्या को जो है केवल वो जन्म दर को बस कम करना है और मृत्यु दर को थोड़ा ठीक मैनेज कर लेना है, बस इतना मुद्दा नहीं रहा गया है। अब बताओ, हमारे पूरी ग्लोब का जो है 2.4% के आसपास जमीन है और इसमें पूरी दुनिया का लगभग 17 से 18% जनसंख्या यहाँ पर रह रहा है, तो कितनी क्राउड है, इतनी क्राउड है। और इतनी अगर क्राउड होगा तो स्वाभाविक है इतने भीड़ को, तो भीड़ बन जाएगा ना, इसको मैनेज करना, और वो भी जो है लचीला कानून से तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए, कठोर कानून। और कठोर कानून का मतलब क्या है, कानून का शासन चाहिए इतनी बड़ी जनसंख्या को ठीक प्रकार से मैनेज करने के लिए, और कोई अवैध तरीके से यहाँ पर ना आ जाए, हमें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में हमारी जनसंख्या जो है हम पर बर्डन ना बन जाए, हम पर बोझ ना बन जाए, इसीलिए हमारी अपनी जनसंख्या को जो है स्किल देने की आवश्यकता है कि वो हमें जो है लाभांश दे, ना केवल इंडिया के अंदर रह करके रोजगार सृजन करे और रोजगार दे और रोजगार पाए, बल्कि विश्व में जाकर भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जो है सर्विसेज दें। तो एक प्रकार से क्या है कि ये जनसंख्या नीति हमारा इस प्रकार का हो जो एक प्रकार से समाज में एक संतुलन लेके आए, अर्थव्यवस्था की जिनकी आवश्यकता है उन चीजों की पूर्ति करे और वो निरंतर बनी रहे। तो हमें इस तरह की जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। इसके पहले हमारे पास में, पूर्व में हमारे पास में 3 जनसंख्या नीति आए हैं हमने। ये 1952 में पहली जनसंख्या नीति, 1976 में दूसरी जनसंख्या नीति, और उसके बाद उसके बाद 2000 में, लास्टली 2000 में जनसंख्या नीति। ठीक है, अब उसके बाद तो 25 वर्ष ऐसे भी हो चुका है। अब जनसंख्या में तो काफी बड़ी मात्रा में बदलाव आ चुका है, वहां जो है पूरी डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आ चुका है। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से जो है हमें नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता है, मगर केवल जनसंख्या पर बस विचार, जन्म दर मृत्यु दर पर बस विचार नहीं कर रहे हैं, हम पूरे होलिस्टिक जो है एक पॉपुलेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, उस तरह का। और इसी क्रम में अगर देखें तो राष्ट्रीय जनसंख्या मिशन, नेशनल डेमोग्राफिक मिशन शुरुआत करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा भी किया कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, इस तरह भी जो अगस्त में 15 अगस्त के समय ये घोषणा भी किया गया। तो ये क्या बताया मैंने, ये है, ये सब क्या है, तो ये तुम्हें सब न्यूज में रहे हैं, ये सब मुद्दे हैं। अब इसी क्रम में अगर देखें, छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले, अभी 4 तारीख को जो है, 4 नवंबर को जो है, छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 हुआ। छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025। अब छत्तीसगढ़ टेक 2025 के मतलब क्या हुआ, वो टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है सम्मेलन था ये छत्तीसगढ़ में। किस रूप में, ये छत्तीसगढ़ में आईटी, ठीक है, जो आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो इनोवेशन है, ठीक है, इन सबको हम कैसे बढ़ाए छत्तीसगढ़ में। जो जो इंटर जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंडस्ट्री हम कैसे डेवलप करें, छत्तीसगढ़ में इनोवेशन कैसे बढ़ाए, छत्तीसगढ़ में डिजिटल जो एक्टिविटी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे और उनको एक उद्यमिता के रूप में विकसित करें, हम कैसे यहाँ पर छोटे छोटे कई स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या इस आईटी या इस इनोवेशन के बेसिस पर कुछ नया टेक्निकल इंडस्ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्या कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट, छत्तीसगढ़ में कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे करें, इन सबके बारे में कॉन्क्लेव हुआ था, अभी रायपुर में हुआ था, रायपुर में हुआ था, छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 नाम किया था। ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास के लिए, और ऐसे भी उद्योग, किस तरह के उद्योग, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड उद्योग, ये बेसिकली क्या नॉलेज बेस्ड है, ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। ये तो नॉलेज बेस्ड, ज्ञान आधारित जो उद्योग है इस तरह का, तो आईटी बेस्ड होता है, आईटीईएस बेस्ड होता है, वहां डिजिटल जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको बढ़ाने की बात हो,
तो वो सब जितनी बात कर रहा हूँ ये सब क्या है, तो ये भी सुर्खियों में रहा है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, तो पूछ इस सकते हैं कि छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट समिट किस समय हुआ था, कब हुआ था, कहां पर हुआ, तो बहुत बेसिक बात है। मगर हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ जो टेक स्टार्ट 2025 हमने क्यों करवाए हैं, अब इसको करवाने से हमें क्या फायदा होने वाले हैं, हमारे उद्योग को, हमारे जो है युवाओं को क्या उनको मिलने वाला है, क्योंकि सबसे अधिक अवसर तो किसके लिए है, युवाओं के लिए है ना। तो क्या हमारे युवा जो है उसमें टेक छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट में जो है भाग लेने में सक्षम है, या उतना उनके पास में टेक्नोलॉजिकल जो है उनकी जो है उनका जो है स्टडी है उनका, उसमें क्या वो स्किल्ड प्राप्त किए हैं टेक्निकली जो है। तो हमें इस तरह से जो है चीजों को बढ़ाने की आवश्यकता है ये, ठीक है। अब इसी क्रम में जैसे बताया मैंने, हाँ जो मैं बताया था, ये तो एक मुद्दा हुआ, हमें उनको भी समझना है इस तरह से ये, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस लेक्चर में जो है मैं उन पूरे 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक 2025 तक जो जो मुद्दे उभर के आए हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसके बाद जो है एक जो और बताया था मैंने, बिहार में एक जगह का नाम है गोगाबिल, गोगाबिल झील, बिहार में एक जगह का नाम है गोगाबिल झील। तो गोगाबिल झील को, गोगाबिल झील, तो गोगागिल गोगागिल गोगाबिल झील, इस गोगाबिल झील को जो है रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है, उनको एक रामसर साइट के रूप में उनको घोषित किया गया। तो अब हमें ये देखना है कि रामसर साइट क्या होता है, और रामसर साइट घोषित किसे किया जाता है, और क्यों किया जाता है, और कब से किया जाता है, और इसको घोषित कर देते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। भारत में ऐसे जो है 75 से अधिक हमारे पास में रामसर साइट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो भारत में ऐसे कुल मिलाकर के जो है 75 से अधिक रामसर साइट है, और हाल ही में बिहार के इस जो गोगाबिल जो झील है, इनको रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। एक प्रकार से क्या है, ये वेटलैंड है, ये आर्द्र भूमि है। और रामसर जो है एक्चुअल में ये ईरान में जगह का नाम है, जब 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, और इस प्रकार से वेटलैंड, क्योंकि वो डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है, उनको संरक्षण करने की हमने प्रक्रिया शुरुआत किया। अलग अलग देशों में रामसर साइट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको उनके संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो इस पर हम डिटेल बात करेंगे, अब अगले और डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक। तब अब उसके बाद बताया था मैंने लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था। अभी लखपति दीदी सम्मेलन कहां पर हुआ, ये यही राजनांदगांव में हुआ था ना, उपराष्ट्रपति भाग लेने गए थे वहां पर। तो लखपति दीदी सम्मेलन में जो है अब लखपति दीदी बनाना है, तो किनको लखपति बनाएंगे, समझ में आ रही है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना जानते ही है। तो लखपति दीदी योजना का मतलब क्या है, जो स्वयं सहायता समूह है, मतलब महिलाओं को जो है उनके परिवार में उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़े, उसके लिए जो है उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक करने की बातें हम इसमें टारगेट लेके कर रहे हैं। और ऐसे में 7 लाख टारगेट कर रखे हैं, 7 लाख महिलाओं को जो है अभी इस सेशन में हम 7 लाख महिलाओं को क्या है लखपति दीदी बनाएंगे। मतलब इस सेशन मतलब जो पहले चरण में टारगेट लेके चल रहे हैं 7 लाख, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं ना, 7 लाख, 7 लाख से अधिक है थोड़ा डाटा, तो 7 लाख तक, ठीक है। और उसमें हम 4 लाख के आसपास हम बना भी चुके हैं। लखपति दीदी मतलब क्या हुआ कि एवरेज इनकम पर कम से कम पर मंथ उनका अगर 1 लाख, एक साल में अगर मान लो 10 लाख की इनकम है उनकी, अगर मान लो तो पर मंथ तो एवरेज में 10,000 उनको मिल रहे हैं, मतलब उनकी आय हुआ। तो वो तो बेसिक शुरुआत की है ना, तो पहले तो कुछ नहीं मिलता, तो उससे कम से कम लखपति तो बन गए हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। और अगली बार के लिए टारगेट जब करेंगे, इसका अगला जब फेज आएगा, दूसरे चरण जब आएगा, लखपति दीदी योजना में छत्तीसगढ़ में टारगेट करेंगे, तो 14 लाख महिलाओं को जो है टारगेट कर रहे हैं कि 14 लाख महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। तो सब भाई के हम लखपति बन गए तो किसका सपना देखेंगे, 50 लाख और आगे करोड़ों की सपना देखेंगे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो ये बहुत कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा सीधा एग्जाम्पल है। तो छत्तीसगढ़ की पीएससी के सिलेबस मुख्य परीक्षा में इकोनॉमिक्स से पर्टिकुलरली उसमें क्या है, महिला सशक्तिकरण है। कैसे, राजनीतिक सशक्तिकरण है सिलेबस में है हमारा ये, ठीक है, प्लस सामाजिक सशक्तिकरण है, और ये
आर्थिक सशक्तिकरण है। तो ये लखपति दीदी बनना मतलब ये महिलाओं का कौन सा सशक्तिकरण हुआ? आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। और आर्थिक रूप से अगर सशक्त होते हैं तो स्वाभाविक रूप से समाज में उनकी स्थिति भी क्या होती है? अपलिफ्टमेंट होती है। और राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण का मतलब वो तो हमें ऐसी मतदान का अधिकार मिला ही हुआ है। और जब हम थोड़ा आर्थिक रूप से अगर संपन्न होंगे, स्थिति सुधरेगी, तो स्वाभाविक है बाकी और समय जो है जीवन स्तर की सुविधाएं भी क्या है, जीवन शैली बदलेगी, इसमें जीवन में जो है उच्चता आएगा, जीवन स्तर बढ़ेगा हमारा। तो ये जो है लखपति दीदी जो है सम्मेलन जो हुआ है, वो केवल सम्मेलन बस नहीं है, वो इंडिकेट करता है कि छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो अगर हमें ये देखने की आवश्यकता है कि महिला सशक्तिकरण जो हो रहा है कि किन महिलाओं का हो रहा है, क्या दूर दराज क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं, उनका सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ये देखना है। क्योंकि विकास की सबसे ज्यादा आवश्यकता किनको है, यहाँ पर विकास की धारा पहुंची ही नहीं है। हमें ये भी देखने की आवश्यकता है, हमें केवल खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं कि हम चलो लखपति बना ली इतने लोगों को। हमें ये देखने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत हमें लंबा सफर तय करना है विकास के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसी क्रम में देखें, इसी क्रम में देखें तो एक बड़ा जो है न्यूज 28 तारीख को जो है भारत सरकार में, जो भारत सरकार का मतलब कैबिनेट, जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता में बैठक हुआ। हाल ही में 28 तारीख को हुआ था, 28 तारीख के नवंबर में हुआ था ये। ठीक है, अब उसमें अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय जो है उसने 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में उसने अधिसूचना जारी कर दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 8वें वेतन आयोग की। तो 8वें वेतन आयोग की जो अधिसूचना जारी कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो 8वें वेतन आयोग का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि वो वेतन आयोग का मतलब क्या हुआ, किसकी बात करूं? केंद्रीय 8वें वेतन आयोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसका संबंध हमारे पूरे इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय जो है, जो केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशनर्स है। अब केंद्रीय कर्मचारी का मतलब जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी मतलब क्या हुआ कि वो चाहे वहाँ रेलवे में हो, चाहे पोस्टल में हो, या कोई भी केंद्रीय एजेंसी में हो, जो भी है उसमें, जैसे आर्मी और इसमें केंद्रीय सरकार के जो उसके जो कर्मचारी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और पेंशनर्स भी है, तो करीब 50 लाख जो है कर्मचारी है और करीब 65 लाख पेंशनर्स है। ठीक है, तो उनके वेतन में जो है और उनके पेंशनरों के पेंशन में जो है एक निश्चित अवधि में जो महंगाई और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर के बेसिस पर उसमें बढ़ोतरी किया जाता है, उनकी समीक्षा किया जाता है, उनके वेतन को और जो जो सुविधाएं उनको दी जा रही है उनको, और साथ में उसमें जो रिटायरमेंट उनको जो ग्रेजुइटी मिलती है उनको। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, उनके वेतन और जो अन्य सुविधाएं दिया जाता है और साथ में उनकी जो ग्रेजुइटी मिलती है रिटायरमेंट के समय, उनकी समीक्षा किया जाता है। तो वेतन आयोग का बेसिक काम इस प्रकार का होता है। तो ये वेतन आयोग एक प्रकार से एक अस्थायी आयोग है, वित्त मंत्रालय समय समय पर इनका गठन करता है। ठीक है, तो और अभी तक ये पहली बार कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसके पहले जो है हमने हमने 7 बार ऑलरेडी वेतन आयोग का गठन कर चुके हैं। 7 बार वेतन आयोग गठन करने का मतलब एक तो बहुत पहले से 19 भारत की आजादी के तुरंत बाद या फिर उसी प्रक्रिया में हमने 1940 में एक पहले वेतन आयोग का गठन कर दिया था। और वो फाइनली जो है 1 जुलाई 1947 से लागू हुआ था। पहले वेतन आयोग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उस समय एक जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस एस वरदाचारी हुआ करते थे, वो जो है पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम में जो है फिर हमने 57 में फिर दूसरे वेतन आयोग का गठन किया। फिर उसमें इसी क्रम में फिर लगातार गठन करते चले गए, मुझे उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी मैं। ठीक है, इसी क्रम में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था 2014 में, जस्टिस ए के माथुर की अध्यक्षता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था, 2014 में गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट दिया था वही 15 के लास्ट में। और 1 जनवरी 2016 से हमने 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। उस समय जो है केंद्रीय कर्मचारियों और यहाँ तक कि पेंशनर के उनके पेंशन में, कर्मचारियों के वेतन में और पेंशन में और सुविधाएं और उनकी ग्रेजुइटी में बढ़ोतरी किया गया था बहुत ठीक ठाक मात्रा में। बेसिक मतलब न्यूनतम वेतन जो है पहले 7,000 हुआ करता था, तो उनको 18,000 किया गया था। समझ में आ रहा है ना ये?
ठीक है, बेसिक इनकम की बेसिक वेतन की बात कर रहा हूं मैं, मगर वेतन में केवल बेसिक वेतन नहीं मिलता, उस डीए और बाकी और अलाउंसेस भी मिलते हैं, सब जाकर जुड़कर वो बढ़ा हुआ वेतन आता है हमारे पास में। ठीक है, तो सातवें वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2026 को जब 16 को लागू किया गया था, उनमें न्यूनतम पेंशन जो कितना, जैसे बताया मैंने 7,000 था, उनको कितना 18,000 कर दिया गया था। तो वैसे ही जब आठवीं की जब बात कर रहे हैं, तो आठवीं वेतन आयोग में इसी प्रकार से बढ़ोतरी होगी। तो उस समय बढ़ोतरी के लिए जो है 2 पॉइंट उस समय जो है 57 जो फिटमेंट फैक्टर कहते हैं, एक क्लास में डिटेल बताऊंगा उसको मैं, अगले जब सेशन लेंगे इसी सेगमेंट में तो मैं उसको डिटेल बताऊंगा, जब आठवीं वेतन आपको डिटेल बात करूंगा मैं कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित करता है। ठीक है, तो उस पर भी बात करूंगा मैं। तो उसमें जो है ये, और यहाँ तक जो ग्रेजुएटी का जो सीमा था, जो उसमें ग्रेजुएटी की सीमा जो है 10 लाख हुआ करता था उस समय, तो उसको बढ़ाकर 20 लाख किया गया था तो सातवें वेतन आयोग में। ठीक है, इससे क्या हुआ, लोगों की सैलरी अचानक से बढ़ गई, पेंशनर्स के जो है पेंशन बढ़ गई अचानक से, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए क्या है, पैसा आ गया, और पैसा जब लोगों के पास में आएंगे तो क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे तो क्या है, अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी हमारी, और डिमांड बढ़ेगा इसका मतलब सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। इस तरह से तो अभी सेम, अब चूंकि 10 वर्ष होने वाला है, 16 में लागू किए थे, हमें 1 जनवरी 2026 से नए आठवीं जो वेतन आयोग है उनकी सलाह को, उनकी उनकी सिफारिशों को हमें 1 जनवरी 2026 से सरकार ऐसे कह रहे हैं कि अनुमानता वहां से हम लागू करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आठवें वेतन आयोग के गठन की जो अधिसूचना जारी कर दी है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जस्टिस जो है रंजन, क्या है, रंजना प्रकाश देसाई उनके अध्यक्ष है, एक सदस्य है और एक और सदस्य सचिव है ये। तो कुल मिलाकर के जो है एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे, ये अब कुछ समय बाद में, अब 18 महीने में सलाह देने हैं, कितने महीने में, 18 महीनों के भीतर इनको सलाह देना है। अब ये देखो, अब ये तो जो है ये तो एक आयोग का गठन कर दिया, मगर इसका प्रभाव क्या होगा, ये एक्चुअल में क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो है उनके वेतन में और पेंशनर्स की उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करने वाले हैं ना, तो स्वाभाविक है, इसका मतलब ये है कि इनकी वेतन, न्यूनतम वेतन भी कितना, 18,000। तो अब वेतन, न्यूनतम वेतन तो बढ़ करके तो होने ही वाला है ना, 7 से जब 18 किए है तो हो सकता है कि 18 से जो है 28 भी हो सकता है ये, और 32 भी हो सकता है, 32,000, तो उससे सैलरी में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। और फिटमेंट फैक्टर जैसे कि 2016 में अगर मान लो 2.57 किया गया था, और वही अगर 2.57 फैक्टर 57 अगर फिटमेंट फैक्टर अगर मान लो उसने लागू किया, वेतन एक प्रकार से दोगुना के आसपास जाने वाला है, मतलब उसके थोड़ा आसपास में ही है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो फिटमेंट फैक्टर उसको लागू करे, और उससे कम भी हो सकता है, 2% के 2-2.25% के आसपास भी हो सकता है ये, इस तरह से ये। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आठवें वेतन आयोग की बात बताया मैंने ये। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, तो ये तो हम डिटेल बात करेंगे पूरी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आ रहा है ये। अब वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया भी कि लखनऊ को जो है यूनेस्को को जो है यूनेस्को के लखनऊ को यूनेस्को के एक सृजनशील शहर के रूप में, एक क्रिएटिव सिटी ऑफ पाक कला मतलब क्या है, खाने पीने की कला ऐसे बोलते हैं, यूनेस्को सिटी ऑफ जो है गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उनको वो। ठीक है, एक सृजनशील शहर, पाक कला का एक सृजनशील शहर, एक रचनात्मक शहर के रूप में, किनको, लखनऊ की हो। अब लखनऊ को तो ऐसे भी जानते हैं, उनको नवाबों का नगर कहते हैं, मगर नवाबों के नगर के साथ साथ अब ये यूनेस्को के जो है उस लिस्ट में शामिल हो गया है। कौन सी लिस्ट में, जो यूनेस्को सिटी ऑफ जो है गेस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसमें, मतलब पाक कला समझते हैं ना, खाने पीने की चीज जो कलाकारी करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं पाक कला कहते हैं ये, इस तरह का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा कौन, तो जैसे कि यूनेस्को का विश्व विरासत की सूची बनता है ना, तो विश्व विरासत की जो सूची है उनमें तो भारत के कई स्थल सम्मिलित है, कुछ प्राकृतिक है और कुछ हमारे हेरिटेज वाला भी, उसमें उसमें सांस्कृतिक वाला भी है। समझ में आ रहा है, ये प्राकृतिक में जैसे कंचनजंगा हुआ विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है हमारा ये, वैसे ही यूनेस्को के, तो वैसे ही सेम कह रहा हूं मैं। तो ये अब हमें यहाँ देखना क्या है, हमें जो है इस सिटी को भी ध्यान रखना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए क्या ध्यान रखना है हमें, यूनेस्को यूनेस्को ध्यान में रखना है। इसका मतलब यह कि पेपर 7 के जो है भाग 2 इस तरह से समझना है हमें। ठीक है, ऐसी जो है, ऐसी जैसे बताया मैंने, उसमें कुछ में बताया था मैंने कि आर्य समाज की स्थापना के
150 वर्ष पूरा हुए हैं, उस पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सरदार पटेल वाला बताया मैंने। ठीक है, तो ये सब एक्चुअल में क्या है, मतलब देखो ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये कुछ अलग अलग नहीं, ये पूरा क्या है, एक ही है। जैसे मैंने बताया इसमें अलग अलग विषय को जो है एक साथ इंटरलिंक कैसे कर रहे हैं हमें ये। और करेंट जो है, जो मैंने बताया अभी करेंट को, हम करेंट को कैसे जो है मुख्य परीक्षा से जोड़ेंगे, हम करेंट को जो है कैसे जो है प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा से ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से जोड़ना है, हमें इसी सब बातों को यहाँ पर मंथन करना है, विचार करना है, सोचना है। फाइनली हमें जो है हर चीजों को सोचने के लिए खुद को विवश कर देना है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी घटना हो रहा है तो उसका कारण क्या है, कि हमें समझ में आने चाहिए। और वो बातें तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए जिनका संबंध हमारे एग्जाम से है, हमारे पाठ्यक्रम से है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा को हो चाहे वह मुख्य परीक्षा को हो। तो सिलेबस हमें बिल्कुल परफेक्टली याद रहे, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी याद रहे, और मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के जो 7 पेपर है हमारे पास में, तो 7 पेपर में जो है उसमें जो तो टॉपिक है, अगर टॉपिक याद रहेंगे तो करेंट में कुछ घटना अगर हुआ तो उस घटना जो है उस टॉपिक से संबंधित है, ये हम जरूर ध्यान देंगे। और हमें ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम की तैयारी के लिए ध्यान देना चाहिए हमें, राइट। तो इस तरह से जब पीएससी की हम तैयारी करेंगे तो वो तैयारी क्या होगी, एक अचूक तैयारी होगी। और हम यहां से शुरुआत करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा को एक साथ इंटीग्रेट लेकर के आगे बढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को अपने क्लास में पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो तो ट्रेडिशनल क्लास हुआ ना, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को लेकर के, मगर ये जो है एक वैल्यू एडिशन के रूप में, एक वैल्यू एडिशन के रूप में, ठीक है, ये जो है एक प्रकार से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के रूप में हम इस प्रकार से क्या है, ये मंथन इंटीग्रेटेड तरीके से करेंट अफेयर्स के साथ साथ क्या है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनको भी कवर करेंगे। तो एक प्रकार से 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये मुद्दे प्रमुख उभर करके आए हैं। अब इस पर डिटेल से जो है मैं आने वाले लेक्चर होगा हमारा उसमें करूंगा मैं। तो इन सब बातों को हम इस प्रकार से समझेंगे, और ऐसा करते करते जो है पूरे सिलेबस को एक साथ कैसे इंटीग्रेटेड तरीके से हम तैयार करें, उनकी समझ होगी हमारी। तो आज की सेशन में जो है हम इतनी बात डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।